हेलो बच्चों, वेलकम टू आरसीआई। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ प्रॉपर्टी हमने देखा था और आज उसके कुछ की पॉइंट्स को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे इलेक्ट्रिक फील्ड के रैखिक आवेश घनत्व, इलेक्ट्रिक फील्ड में रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व आदि को समझे थे। उसका मात्रक को देखे थे, उसका बीमा को देखे थे, उसके कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एक समान आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र। इसके सेंटर पे पूछा है। कहां पे? सेंटर पे। एक समान रूप से आवेशित है। आप देख रहे हैं कि इसका कुछ ना कुछ आवेश घनत्व तो रहा होगा। एक वलय है और उस वलय के चारों ओर एक समान रूप से आवेशित, क्या लिखा है? समरूप आवेशित, समरूप आवेशित वलय है। ठीक है, यानी कि इस पर एक रैखिक आवेश घनत्व है। तो इसके सेंटर पे पूछा है, तो सबसे पहले इसको फिजिकली देख लेते हैं। आपको बताया है कि एक धनावेश अगर Q है तो इसके चारों तरफ दूर जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे। ठीक है, तो उसी तरह से आप देख लेते हैं कि यहाँ ए सेगमेंट के कारण, एक खंड, एक ए टू बी खंड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सेंटर पे अंदर आते हुए, ठीक है, अंदर की तरफ होगा। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि दिखने में सामने से दिखे। ठीक है, यहां से उसी तरह से सी टू डी के कारण क्या होगा? सब जाएगा। लेकिन देख रहे हैं आप, इसका डायरेक्शन इधर और इसका डायरेक्शन इधर है। इस तरह आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सेगमेंट ए टू बी के कारण सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच पा रहा है, सेगमेंट सी टू डी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच रहा है, मैग्नीट्यूड में बराबर होगा। चूंकि एक ही वलय का दोनों रेडियस है तो दोनों से दूरी समान है। दूरी समान है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी समान होगा। इंटेंसिटी समान है बट डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, है ना? एक दूसरे का कैंसिल आउट करेंगे तो सब मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आना चाहिए? इसके सेंटर पे 0 आना चाहिए। चलिए लिखा क्या है इसको एक बार रीड करते हैं। कह रहा है सिमेट्री से जो सिमेट्री बन रहा था ABO COD, तो इसी के बारे में लिख रहा है। सममिति से हम यह कह सकते हैं कि वलय पर स्थित प्रत्येक छोटे खंड के कारण केंद्र पर विद्युत क्षेत्र समर्थ इसके ठीक विपरीत खंड के कारण केंद्र पर विद्युत क्षेत्र द्वारा निरस्त हो जाती है, जिसको अभी हमने आपको बताया। खंड AB के कारण केंद्र पर विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य CD खंड के कारण निरस्त हो जाती है। समरूप आवेशित वलय के केंद्र पर कुल विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य क्या हो जाएगा? E नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये डायरेक्शनल था, मैग्नीट्यूड में बराबर था और डायरेक्शन में अपोजिट था। इस वजह से दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट किया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पे क्या है? नेक्स्ट का जो है काफी इंपोर्टेंट है ना, काफी इंपोर्टेंट, यानी कि आपको जो यहाँ पे दिया गया है वलय के अक्ष पर स्थित बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। आपको नीट हो, जेई हो, बोर्ड हो, इस पे सवाल सेट करते ही करते हैं। बोर्ड में सवाल आता है तो लगभग 5 नंबर से कम में नहीं आएगा, इस पे सवाल आएगा तो ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। वलय, तो एक वलय है, एक वलय है, देख लीजिए वो इसका सेंटर O है, यहां से एक्सियल है, ठीक है, एक्सिस पर, अक्ष पर। बहुत सारे बच्चों को तो इसी में प्रॉब्लम हो जाता है, अक्ष क्या है, अनिल अक्ष क्या है। गौर फरमाइए, यहाँ सेंटर है, ये सेंटर बीच से जा रहा है। मान लेते हैं कि सेंटर है, इसके चारों ओर हम एक वलय लगा दें तो ये अक्ष हो जाएगा उसका। इस अपने अक्ष पे ही तो घूमेगा ना जी। ये x डिस्टेंस का है, कितना डिस्टेंस है? x डिस्टेंस। यहाँ O है, यहाँ पे आपका Q और ये P, ठीक है।
गौर फरमाना क्या है, यहां पर जो चार्ज समरूपता के साथ अवेलेबल है, तो Q जो है पूरा 2 पाई आर लेंथ पर डिवाइड किया गया है ना। एक Q दिया गया तो इसका कुछ ना कुछ आवेश घनत्व रहा होगा, रैखिक आवेश घनत्व। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप Q बराबर क्या आया, आप पीछे पढ़ के आए थे, Q बराबर लेमडा इंटू एल, लेमडा इंटू एल की जगह पे क्या लिया, पूरा बड़े लिख लिया, तो 2 पाई आर लिया, तो टोटल चार्ज कितना आ गया, Q इक्वल टू 11 इंटू 2 पाई आर। एक्स डिस्टेंस पे है, फाइंड करना आपको बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, हर जगह से इधर जाते हुए होगा, हर जगह से इधर जाते हुए होगा। आप इमेजिन करें कि एक यहां पर चूड़ी है, इस चूड़ी के आवेश है, ठीक, इस चूड़ी पर क्या है, आवेश है। तो चूड़ी के सरकमफेरेंस से, चूड़ी के सरकमफेरेंस से इस सेंटर पे तो एक सिमेट्रिक बनेगा कि नहीं, इस टाइप का, है ना। यानी कि चूड़ी के परिधि से सेंटर पे पॉइंट P पे हर जगह डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, हर जगह डिस्टेंस सेम होगा। और जब डिस्टेंस सेम होगा हर जगह, तो मैं एक जगह का फाइंड कर लेता हूं, उसके बाद बात करूंगा। ये डिस्टेंस कितना आया, r, डिस्टेंस r है, तो डिस्टेंस r को हम कैसे निरूपित कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो इसको हम अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। ये तो डिस्टेंस हो गया। अब आप एकदम से ईपी पे निकालेंगे, क्योंकि एक छोटा सा चार्ज के कारण जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड और सब चार्ज के कारण होगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड और सब चार्ज के कारण होगा। तो मैं आपको कहूंगा क्या लगाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट के क्यू बटे आर स्क्वायर, के क्यू बटे आर स्क्वायर लगा लीजिए, इंटू आर वेक्टर इंटू आर कैप, ठीक है। पहले क्या लगाएंगे, कैप, उसके बाद फिर अगर मैं लिखना चाहूं के क्यू बटे आर वेक्टर, तो नीचे क्या हो जाएगा, आर क्यू, क्या हो जाएगा, आर क्यू। पहले पढ़ा चुके हैं, क्या पढ़ा चुके हैं कि आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो आर कैप को जैसे ही हम यहां से डिस्प्लेस करेंगे, तो हम आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर लिखेंगे, तो आर वेक्टर के साथ इसका गुना होकर क्यू हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिए कि ये एक्सप्रेशन आया किसे, ठीक है। तो के के जगह पे आप क्या अप्लाई करेंगे, के लिए आप क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू के लिए आप क्या लाए थे, क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू 2 पाई आर, ये आर जो है आपका रेडियस है, ये आर जो है आपका रेडियस है, इंटू आर वेक्टर, इंटू आर वेक्टर। तो आर वेक्टर के बारे में अगर बात करें, तो ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इस सेंटर से, अक्ष से कितनी दूरी पर स्थित है, अक्ष से कितने दूरी पर स्थित है, तो आपका एक्स डिस्टेंस पे स्थित है। अब हो गया आर क्यू, आर कितना है, इतना है, तो यहां पर लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर हाफ है, पावर हाफ कीजिए, और चूंकि फॉर्मूले में क्यू है तो क्यू कर दीजिए, तो डिस्टेंस क्या आएगा निकल के, आप यहां से देख सकते हैं 2 पाई से, 2 पाई को अगर काटिएगा तो यहां 2 आएगा, ठीक है। इधर क्या है, लेमडा इंटू आर एक्स, लेमडा आर एक्स बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, ठीक है। ये तो आ गया, आपको लग रहा होगा इससे सेम नहीं आया, तो इसके लिए आप ऊपर में भी और नीचे में भी गुना कर लेंगे, ऊपर और नीचे दोनों साइड गुना करेंगे, ठीक है, तो आपका ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। के क्यू एक्स है, आप गौर फरमाइए, लेमडा है यहाँ पे, इस टर्मिनोलॉजी में भी आप लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलिए यहां तक पहुंचते हैं हम लोग, लेमडा को डिस्प्लेस करना है, तो आप इसको के बना लीजिए, तो ऊपर भी आप गुना कर लीजिए और नीचे भी गुना कर लीजिए,
लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 पाई आर, क्यू अपॉन 2 पाई आर। तो लेमडा के लिए, लेमडा की जगह पे आप क्या रख दीजिए, क्यू अपॉन 2 पाई आर। यहां से देख लीजिए, यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 पाई आर। तो ऊपर में हम लिखते हैं लेमडा की जगह क्यू अपॉन 2 पाई आर, क्या है ऊपर में आर एक्स, फिर नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 3/2। अब इस आर से इसको कैंसिल करिए, तो दोनों 4 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप क्या लिख सकते हैं, के ऊपर लिख लीजिए क्यू एक्स बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का काम तो हो गया, तो आप नीचे क्या रखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। चलिए यहां से 3/2 आया था। उसके बाद आप देखेंगे इस एक्सप्रेशन में क्या है कि यदि x 0 हो जाए, x का वैल्यू क्या हो जाए 0, यहां पर x का डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस क्या हो जाए 0 हो जाए, यानी कि आप बलय के सेंटर पर पहुंच जाइएगा। तो अभी थ्योरी देख के आए थे कि बलय के सेंटर पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन के कारण डिस्चार्ज कर देते हैं और ये खत्म हो जाता है। तो यदि x 0 होगा तो बलय के सेंटर पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी 0। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना क्वेश्चन में, बलय का खंड सेगमेंट ऑफ रिंग। कोई रिंग है, ठीक है, कोई रिंग है, इस रिंग के छोटा सा पार्ट के कारण एक सेगमेंट लिया है बस यहां से यहां तक, ठीक है। तो देख लीजिए आप, यहाँ एक रिंग है जिसका सेंटर O रहा है, रेडियस R है, एंगल टोटल एंगल क्या दिया है अल्फा। यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं, क्या गलती होती है, अल्फा को आधा में मान लेते हैं, अल्फा को आधा में मान लेते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, पूरा में मानना है। तो अब यहां से हम क्या डेवलप करेंगे, E बराबर, देखिए फिर वही पुराना फॉर्मूला, हमेशा वही लगाया कीजिए, E बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू बटे आर स्क्वायर, के क्यू बटे आर स्क्वायर। परंतु अब यहां से यहां तक की बात अगर मैं करूं तो आप बच्चा में भी पढ़ते हैं, यानी 10 में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि बलय का परिधि क्या, मतलब इसका त्रिज्यखंड का परिधि क्या होता है, आपको याद होगा, क्या याद है, 2 पाई आर पूरा का होता है, थीटा बटे 360 आप करते थे, थीटा बटे 360 करते थे। गौर फरमाइएगा, 360 को आप 2 पाई लिख सकते हैं, यहां एल हम लिख रहे हैं, 360 को आप क्या लिख सकते हैं 2 पाई, ठीक है। तो 2 पाई आर थीटा, थीटा को हम अल्फा से डिनोट किए यहाँ पे अपॉन 2 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई को अगर कैंसिल करते हैं तो एल बराबर अपने पास क्या मिलता है अल्फा थीटा, यानी आर थीटा या थीटा आर जो भी कहो मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा क्या चीज एल, और जब हम ई नोट डिफाइन कर रहे हैं तो के क्यू, क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, लेमडा इंटू एल, के क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल अपॉन में आर स्क्वायर, अपॉन में आर स्क्वायर। अब आ जाइए यहां पर कि एल बराबर क्या है, तो के लेमडा एल बराबर आर थीटा बटे में आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल होगा, के लेमडा बटे आर इंटू थीटा बटे आर इंटू थीटा। तो यहां से आप एक चीज को फाइंड कर पा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहां पर से भी लिया है ना, लेमडा इज इक्वल टू क्यू बटे आर अल्फा, लेमडा इज इक्वल टू क्यू बटे आर अल्फा, यहां से निकाल दीजिएगा, क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल, तो एल के लिए क्या लिखा आर थीटा यानी आर अल्फा, आर थीटा एल आर थीटा। तो अब देखिए कि लेमडा के लिए क्या लिखा, लेमडा के लिए क्या लिखा क्यू अपॉन आर थीटा, क्यू अपॉन आर थीटा। तो ये चीजें ध्यान से करनी है, लेमडा के जगह पे क्यू बटे आर अल्फा से लाया, ठीक है। तो ई नोट बराबर क्या आ गया,
2 के लेमडा बटे आर, ठीक है। किसी भी सेगमेंट बटे में साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 क्यों? क्योंकि ये अल्फा पूरा में था और इस सेगमेंट के बीच से जब करेंगे तो अल्फा बाई 2 ही बचेगा, समझ गए ना। और जब छोटा होगा ना तो आप साइन थीटा रखते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं। इसके लिए आपको कैलकुलेशन वाला वीडियो में जरूर आपको बताएंगे। समरूप आवेशित अर्धवृत्ताकार वलय के कारण, समरूप आवेशित है, जैसे देखिए एक समान रूप से आवेशित है, हर जगह है, लेकिन क्या है, अर्धवृत्ताकार है, आधा वृत्त है, ठीक है। तो यहाँ 2 के लेमडा बटे आर, 2 के लेमडा बटे आर, क्यू के जगह फिर वही चीज रख लिया, क्यू के जगह लेमडा के जगह पे क्या रखेगा, क्यू बटे पाई आर, क्योंकि अब की बार लंबाई पाई आर के बराबर था, अब की बार लंबाई पाई आर के बराबर था। जब लंबाई आर थीटा के बराबर रहता है तो आर थीटा के बराबर लिखते हैं, है ना। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स जरूर कीजिए। तो वलय के अर्धवृत्ताकार वलय के लिए 2 की लेमडा बटे आर, यानी कि आप एक भी फॉर्मूला रखते हैं यार तो आपका बन जाता है काम, ठीक है। अब यहां पर आ जाइए, यहां समरूप आवेशित है लेकिन पॉजिटिव चार्ज अलग और नेगेटिव चार्ज अलग है। इसके लिए ई नोट बराबर क्यू बटे पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर, है ना। चीजों को आप ढंग से याद रखिए, ज्यादा फायदा होगा। चूंकि याद रहेगा तो समय कम लगेगा, वैसे आप डेराइव जैसे अभी किए थे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। कुछ गोल्डन की पॉइंट है जिसे आपको याद रखनी होगी। आवेशित कण का विद्युत क्षेत्र, ठीक है। आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में सदैव अनुभव करता है, चाहे वो स्थिर हो या गतिशील। हम लोग तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टी में अभी तक जितना प्रॉपर्टी पढ़ा उस सब में चार्ज क्या थे, स्थिर थे, ठीक है। अब है तो स्थिर चार्ज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बल तो अनुभव करेगा ही, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कर रहा हो या रुका हुआ हो, उस पर एक फोर्स लगेगा ही लगेगा। चलिए आइए, पराविद्युत की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान घटकर निर्वात के मान का 1/ε गुना हो जाता है। आपको इसका तो मैं वीडियो बताया था कि ε एक पराविद्युतांक है जो अपने में से होकर गुजरने का, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को गुजरने का विरोध करता है। अपने माने जिस भी माध्यम में हम बात कर रहे हैं उस माध्यम से होकर विद्युत क्षेत्र रेखाओं को गुजरने का विरोध करता है, इसी को तो आप परावैद्युतांक कहते हैं। तो विरोध करेगा तो बोलो वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। ई वेक्टर टेस्ट चार्ज के बारे में है ना, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ टेस्ट अपॉन क्यू टेस्ट, परीक्षण आवेश। अति सूक्ष्म आवेश ये जब भी होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब भी होगा टेस्ट चार्ज क्या लेना है, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव वाला ही आपका सही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के उपस्थिति को निर्देशित करता है। अन्यथा फोर्स तो ग्रेविटेशनल भी होता है, फोर्स तो गुरुत्वाकर्षण बल भी लगता है, ठीक है, जो कि आकर्षण नेचर का होता है। और नेगेटिव चार्ज आप अगर लेकर टेस्ट कर रहे हैं तो वो भी आकर्षण नेचर का होगा। अगर दोनों सेम नेचर का है तो आपको पता नहीं चलेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगा या ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। इसलिए जब भी आप टेस्ट करने के लिए कोई फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है तो आप कौन सा चार्ज लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज। चलिए आगे, नियमित बहुभुज के प्रत्येक शीर्ष पर सबसम आवेश रखे हों तो केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। वही चीज है कि सेंटर पे क्या हो जाएगा, चारों तरफ से आके इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण क्या होगा, सब जगह से 0 कर देगा, सब जगह से 0 कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्या है कि कुछ एग्जांपल्स देते हैं अच्छे जो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में इसकी समझ जरूर बढ़ाएगा, है ना। क्या है, एग्जांपल है कि आवेश 0.009 माइक्रोकूलम, यानी इसको यार अच्छा से लिख दो 1 नैनोकूलम या 9 नैनोकूलम, है ना, मूल बिंदु पर स्थित है। कहां है, ओरिजिन पॉइंट पे। इस आवेश के कारण बिंदु ये आई कैप, जे कैप एंड के कैप, के कैप में तो कुछ है भी नहीं,
चलिए, पर वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए, तो ये आप टेस्ट करने जाइएगा कि वैद्युत क्षेत्र है कि नहीं, तो आपको टेस्ट चार्ज वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या है, E बराबर है बटे क्यू, E बराबर वेक्टर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए, F इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। अब जैसे ही क्यू ई वेक्टर है, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू वेक्टर लगाएंगे, एफ वेक्टर अपॉन क्यू वेक्टर लगाएंगे, है ना। तो टेस्ट चार्ज तो बहुत छोटा होगा, क्या है, ई बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर। अच्छा, इससे लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे उस टाइप से भी बन सकता था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, फिर वही चीज के क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर अपॉन आर, यानी कि हो गया के क्यू आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। ठीक है, तो आप देखिए के का वैल्यू क्या रखा, 1/4 क्यू आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। ठीक है, जहां आर जो है देखिएगा ये एक्स डायरेक्शन में, अभी वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो अंडर रूट आई कैप प्लस अंडर रूट 7j कैप। चलिए, आर वेक्टर को निरूपित किया, के का मान रखा, उसके बाद आवेश का मान रखा, क्यू का मान दाहिने तरफ जब बढ़ेंगे तो 9 1 2 3 तीन अंक के बाद चले, पावर 3 अंक घट जाएगा, माइक्रो था तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, अब यहाँ पर आर क्या होगा, तो मोड ऑफ आर निकालने, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7 का स्क्वायर, माने कि 2 प्लस 7 माने कि 3 निकल के आया, तो इसको रख दिया 3, तो हो गया 3 का क्यूब 27। कैलकुलेशन लिया और आपका आंसर आई और जे के टर्म में, क्योंकि के का वैल्यू तो पहले से ही 0 था। चलिए ठीक है, कैसा लगा एग्जाम्पल कमेंट जरूर करें। चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ मैथमेटिक्स लेकर आया है, इसमें कुछ जीपी का कंसेप्ट लग रहा है, दिख रहा है जी। निम्न चित्रों में ए तथा बी के अनुसार वितरित अनंत आवेशों के कारण मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करिए। अच्छा, मूल बिंदु पे, मूल बिंदु दिख गया होगा, कहां दिखा है बताइए जल्दी से, यहां पर है मूल बिंदु Q1। मूल बिंदु से पहले आवेश की दूरी 1 है, दूसरी आवेश की दूरी 2 है, तीसरी आवेश की दूरी 4 है, और इसी तरह से अनंत आवेश रखा हुआ है। ठीक है, और दूसरा में क्या है, अच्छा एक में पॉजिटिव और नेगेटिव करके रखा है। ठीक है, तो देखना है इसको, क्या देखना है कि ए निकाल रहे हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ई नॉट बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चूंकि क्यू का मैग्नीट्यूड सेम है तो उसको कॉमन कर लिए, 1/1 पहला आवेश की दूरी, दूसरा का 2 है तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 3 1/16। ठीक है, इस तरह से जा रहा है। जाने के बाद हमको दिखा कि ये क्या बन रहा है, एक जीपी का सीक्वेंस आ रहा है। तो समीशन ऑफ जब आप करेंगे एस इंफिनिटी टर्म, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, क्या, एस इंफिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, जहां ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म का आता है तो 1 है, और आर का वैल्यू सेकंड टर्म से लेते हैं जो कि 1/4 है। यहां पर जब आप रखेंगे तो निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, के क्यू इंटू ए के वैल्यू 1 बटे 1 माइनस आर का वैल्यू 1/4। ठीक है, 1/4। तो इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद 4 के क्यू अपॉन 3 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। इसमें क्या डिफरेंस है कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, सेम सीक्वेंस लाया, एक निगेटिव रखा एक पॉजिटिव, एक निगेटिव रखेगा फिर नेक्स्ट को पॉजिटिव। तो यहां पर जो कंसेप्ट चेंज होना है वो क्या चेंज होना है कि यहां पर जो आप a माइनस आर कर रहे थे तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा -1/4। तो जब ऐसे इंफिनिटी आप करेंगे यहाँ पे तो के क्यू इंटू ए के जगह 1 रखेंगे, 1 माइनस आर के जगह पे -1/4, तो ये जुड़ जाएगा। जुड़ जाने के बाद क्या होगा कि आपका आ गया क्या चीज 4 के क्यू अपॉन 5। आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन लाए हैं आपके पास। एक बिंदु आवेश Q बिंदु A 0 0 पर यानी कि मूल बिंदु पे रखा हुआ है। Q देखिए यहां पे रखा हुआ है। तो बिंदु BXY, एक बिंदु XY पर विद्युत क्षेत्र के सदिश रूप में लिखो विद्युत क्षेत्र। अच्छा, X और Y यानी कि इधर से X और इधर से Y सदिश रूप में सदिश रिप्रेजेंटेशन मांग रहा है आपसे, और कुछ नहीं। आप जानते हैं जनरल वाला फॉर्मूला क्या होता है? जनरल वाला फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। लेकिन इतना से इसको संतुष्टि नहीं है, ये वेक्टर फॉर्म में मांग रहा है। KQ अपॉन RQ, ऊपर में R वेक्टर। अभी तो कई बार लिखे इस फॉर्मूले को, अब तक तो आपको याद हो गया होगा जी। तो R कैप के लिए, R वेक्टर के लिए आप क्या करेंगे? R वेक्टर के लिए RV वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ए आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर से देखिए उसका क्यू जब करेंगे तो ये तो पहले से है, तो यहां पर ए वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? आप अभी देखे थे क्या? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर, तक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर क्या हो जाएगा? 3/2। तो यहाँ जो x है, यहाँ जो r है, तो यहाँ जो डिस्टेंस होता था ये r के टर्म में है। तो इस r को आप क्या करेंगे? r को कैसे लिखेंगे? एक्स आई कैप एंड बाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप। क्या बातें समझ में आई? एक बार फिर से आप इसको नोट करेंगे। आर स्क्वायर की जगह पे तो आप लोग लिख लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नो इशू। ठीक है, और आर वेक्टर के लिए आपने क्या लाया था? एक्स आई कैप एंड वाई जे कैप। कैसे देख लीजिए, यहां से एक्स डायरेक्शन में प्लस में है, ठीक है, वाई डायरेक्शन में, और यहां से एक्स डायरेक्शन में ये भी प्लस में है। तो एक्स आई कैप और वाई जे कैप दोनों पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन था। आशा करते समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी कंसेप्चुअल है, इजी है। मिलिकन तेलबुन, मिलिकन नाम के एक वैज्ञानिक थे, मिलिकन नाम के एक वैज्ञानिक थे। मिलिकन तेलबुन प्रयोग के प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र हाँ, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण साम्यावस्था में स्थित है। साम्यावस्था यानी कि फोर्स इक्वल है एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी कि इक्विलिब्रियम में हम क्या कहते हैं? जहां फोर्स एक दूसरे को सबको समाप्त करके समान अवस्था में, मतलब कोई कार्य नहीं कर रहा है, एक समान अवस्था में, यानी समस्त प्रकार के फोर्स जीरो है। यदि प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत कर दी जाए तो आवेशित त्वरण की गणना करिए। कह क्या रहा है क्वेश्चन में समझना है। एक तेलबुन प्रयोग है, ठीक है, आर्य मिलिकन का तेलबुन प्रयोग में क्या हुआ था कि ऊपर से यहां से एक छन्ना पत्र था, इसमें से तेल टपकता था नीचे, ठीक है, और ये चार्ज था, ये चार्ज था, तो एक फोर्स ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है और वो नीचे आ रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे लग रहा है, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे यानी कि mg नीचे लग रहा है, और यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लग रहा होगा। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया? mg हो गया, F इज इक्वल टू mg। अब देखो क्या कह रहा है, माना कि कण का द्रव्यमान m और कण का आवेश q है, ठीक है, तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्रारंभ में था, तो mg इज इक्वल टू q, वही लिखा है, mg इज इक्वल टू, यहाँ पे F क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो q इज इक्वल टू mg, q इज इक्वल टू साम्यावस्था के लिए। अब कह रहा है ना कि इसका डायरेक्शन पलटी कर दीजिए, इसका डायरेक्शन को पलट दीजिए, यानी कि इसको ऊपर और उसको नीचे रख दीजिए, तो ये तो वैसे भी नीचे जाएगा और इस पर और फोर्स भी लगा देगा, ठीक है। तो क्षेत्र में दिशा परिवर्तन के साथ एक फोर्स एम ए लग जाएगा, जो कि इन दोनों फोर्स के डायरेक्शन के ही बराबर होगा, ठीक है। तो एम ए इज इक्वल टू एम जी प्लस क्यू ई, तो यहां से देख लीजिए
एम ए इज इक्वल टू 2mg हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इक्वल दोनों था, क्यू इज इक्वल टू एम जी, तो यहाँ पर हम क्यू की जगह एम जी रख देंगे, तो एम ए इज इक्वल टू 2mg, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एक्सेलरेशन सेकेंड जनरेशन आ गया, 2g आ गया, है ना। 5g के जमाने में अभी 2g आंसर आता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आंसर तो कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम्पल के बाद कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हम आपके लिए लाए हैं। चलिए देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना कीजिए जो इलेक्ट्रॉन के भार के संतुलन के लिए ठीक पर्याप्त है। अच्छा, यानी कि यहां पर भी कुछ इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आ रहा है, दोनों को बराबर कर रहा है ना। यदि यह विद्युत क्षेत्र पहले से नीचे स्थित दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न होते हो तो उनके मध्य की दूरी क्या होगी। दिया है इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो बड़ा अच्छा से सजा के दिया है, हालांकि इन सब वैल्यू को आप लर्न कर ले ज्यादा अच्छा होगा, चूंकि बोर्ड एग्जाम में सीधे भी पूछ सकता है। ठीक है, चूंकि विद्युत क्षेत्र ई में आवेश ई पर बल F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू क्यू ई, तो F इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एम जी बोला था कि बराबर है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकाले हम तो कितना आ गया 5.57 इंटू 10⁻11 वोल्ट पर मीटर। अब कह रहा क्योंकि यह तीव्रता A के नीचे r दूरी पर स्थित अन्य इलेक्ट्रॉन B द्वारा उत्पन्न होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो क्या हो जाएगा, E बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर, एक इलेक्ट्रॉन द्वारा ना, तो क्यू की जगह क्या रखिएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां से R फाइंड करेंगे, कैलकुलेट होके ये निकल के आएगा, इसको आप खुद से जरूर कैलकुलेट करिए। चलिए तो फिर अब इसका क्वेश्चन का एक और वीडियो हम आपको देंगे, और अभी तुरंत आज ही देंगे, जिससे होगा क्या कि आप बारी बारी से दोनों वीडियो को ढंग से देखकर चीजों को समझ पाए। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए, लगे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते पढ़ाते रहिए। चलिए थैंक यू।